नमस्कार। मैं आशीष कुमार रोज की तरह आज भी साइंस के इंपॉर्टेंट सवाल के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आज हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे। मतलब केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो कि क्लास 10 का इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उस चैप्टर में जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जिसे कि हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लिया है, उन सवालों को डिस्कस करेंगे और साथ साथ उसके डिटेल में उसको हम समझने का भी प्रयास करेंगे। तो इस सीरीज 8 में आपका हार्दिक स्वागत है। तो कृपया आप ध्यान से इस सीरीज को देखिए और अंत तक देखें और पूरा लाभ इस सीरीज का उठाएं। तो सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन या फिजिकल चेंज हम कैसे चेंज को बोलते हैं, इसे हमने इसी सीरीज में वीडियो में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम, और आज हम फिर आपको बता देते हैं कि फिजिकल चेंज किस चेंज को बोलते हैं। फिजिकल चेंज जो आपका यहाँ पे टर्म दिया हुआ है फिजिकल चेंज, या जिसको हिंदी में भौतिक परिवर्तन बोलते हैं, ये वैसा चेंज होता है जिसमें कि केमिकल में कोई बदलाव नहीं आता है। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो केमिकल पाया जा रहा है उसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट में, यानी कि उसका जो भी स्ट्रक्चर है उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता है। ठीक है, पानी को गर्म करके अगर हम भाप बना दें, जैसा कि ऑप्शन 1 में कहा जा रहा है, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, यानी कि जल को जलवाष्प में अगर हम बदल देते हैं गर्म करके, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या उसके वाटर का फॉर्मूला बदल जाएगा। पानी था तब भी उसका फॉर्मूला H2O ही था, और भाप बन गया तो उसका फॉर्मूला अब भी क्या है, H2O ही है। तो इसका फॉर्मूला नहीं बदला, इसका केमिकल फॉर्मूला नहीं बदला, और जब जब किसी भी चीज के केमिकल फॉर्मूला में बदलाव नहीं आएगा वैसे चेंज को हम फिजिकल चेंज बोलते हैं, और जब केमिकल फॉर्मूला में ही बदलाव आ जाएगा तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन 1 में क्या है, फिजिकल चेंज है। ऑप्शन 2 में मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, अब बर्फ को पिघला के हम पानी बना रहे हैं, तो बर्फ को पिघला के जब हम पानी बनाएंगे तभी उसका फॉर्मूला H2O ही रहेगा। अच्छा, एक बर्तन में हम क्या करेंगे, पानी में नमक घोल देंगे, तो नमक नमक है, पानी पानी है, दोनों अपने अपने जगह पर है, दोनों का फॉर्मूला तो नहीं बदला ना। हाँ, नमक में पानी में नमक घुला हुआ है, ठीक है, और हम गर्म करके चाहे तो दोनों को अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, उसका फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में आप जब देखिएगा, कंबसन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन, तो हम लोग क्या करते हैं, एलपीजी सिलेंडर को गैस जलाते हैं, गैस जला के पूरा क्या करते हैं, जब जल जाता है तो वो पूरा कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजन से, रिएक्ट करने के बाद पूरा जल गया, यानी कि पूरा केमिकली वो उसका जो रिएक्शन था, जो उसका फॉर्मूला था, वो केमिकली क्या हो गया, बदल गया। ठीक है, तो इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा कि ये केमिकल चेंज का उदाहरण है और ये फिजिकल चेंज नहीं है। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, निम्न अभिक्रिया उदाहरण है। ठीक है, 4 तरह का देखिए, सबसे पहले तो आप रिएक्शन देख लीजिए, 4NH3 प्लस 5H2O प्लस 4NO प्लस 6H2O लिखा हुआ है। अब उसमें लेकिन बात किया जा रहा है 4-5 तरह का एग्जाम्पल रिएक्शन का नाम लिखा हुआ है। हम सबसे पहले एक एक रिएक्शन को समझ लेते हैं कि क्या होता है, और उसके बाद फिर हम टाइप ऑफ रिएक्शन पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बोला जा रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वैसा रिएक्शन होता है जिसमें कि एक सब्सटेंस, ध्यान से सुनिएगा, एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को डिस्प्लेस कर देता है और वहां पर अपने आप को पहुंच जाता है और उसके पोजीशन को वहां से हटा दिया जाता है। ऐसा रिएक्शन जो होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, जहां पर दो चीज मिलके एक चीज बनता है, जैसे कॉम्बिनेशन में मतलब ए और प्लस बी, दो चीज मिला और मिलके क्या बन गया, सी बन गया। तो ऐसे इस टाइप के रिएक्शन को कैसा बोलते हैं, कॉम्बिनेशन बोलते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन हम इसी सीरीज में पहले भी बता चुके हैं आपको, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, वैसा रिएक्शन जिसमें कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता हो। ठीक है, तो देखिए अगर ऑक्सीडेशन होगा तो रिडक्शन तो होगा ही होगा, अगर किसी चीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब किसी ना किसी चीज का तो रिडक्शन भी हो रहा है, तो रेडॉक्स रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं, इस पर भी हमने पहले भी बात कर चुका है, हम कर चुके हैं, और हम पहले के वीडियो में भी आपको हम बता चुके हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। देखिए जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो क्या होता है, न्यूट्रल बनता है, क्या बनता है, साल्ट बनता है, साल्ट और वाटर बनता है। और इसका लिए हम आपको बताए थे कि अगर चींटी किसी को हाथ में काट ले तो वहां पर हम लोग टूथपेस्ट लगा देते हैं, तो इससे क्या हो जाता है, चींटी काटा तो हाथ में एसिड डाल दिया, टूथपेस्ट क्या लगा दिए, बेस लगा दिए, तो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, ना एसिड का असर होगा ना बेस का असर होगा, ओवरऑल वो न्यूट्रल हो जाएगा और हमारे स्किन को उससे कोई नुकसान नहीं होगा, तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो यहां पर जो आपको दिख रहा है, यहां पर देखिए हो क्या रहा है, आपको दिया हुआ है 4NH3, तो ऑक्सीजन क्या किया, यहां गया और जाके क्या किया, हाइड्रोजन को हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया,
ऑक्सीजन क्या, हाइड्रोजन क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। NH3 के साथ हाइड्रोजन था, मतलब नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ था, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन है, यानी हाइड्रोजन क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया, अपना पोजीशन को बदल दिया, किसके कारण, ऑक्सीजन के कारण, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। अच्छा, कॉम्बिनेशन तो नहीं होगा क्योंकि दो मिलके एक तो नहीं बन रहा है, तो कॉम्बिनेशन नहीं होगा। रेडॉक्स, रेडॉक्स हो रहा है, हाँ हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो रिडक्शन भी हो रहा है। तो ये किस में, रेडॉक्स का भी उदाहरण हो जाएगा। न्यूट्रलाइजेशन है, ना तो यहाँ कोई एसिड है ना तो कोई यहाँ बेस है, इसलिए न्यूट्रलाइजेशन का तो बात ही नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 यानी कि डिस्प्लेसमेंट और रेडॉक्स, तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये प्रतिस्थापन रिएक्शन भी हो जाएगा और उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी ये हो जाएगा। ठीक, आइए अगला सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन इज करेक्ट। एक रिएक्शन दिया हुआ है, उसके बारे में 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, 1 2 3 4, तो कौन सा स्टेटमेंट उस रिएक्शन के बारे में सही लिखा हुआ है जो ऊपर में रिएक्शन दिया हुआ है। ठीक है, अब सवाल को पढ़िए, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, एक एक रिएक्शन को, एक एक पार्ट को समझते हैं कि उसमें क्या क्या बोला जा रहा है। तो यहां पर देखिए एक रिएक्शन दिया हुआ है 4Fe प्लस 4H2O प्लस Fe3 प्लस O4 Fe3O4 प्लस 4H2, एक रिएक्शन दिया हुआ है, आप रिएक्शन देख लिए। अच्छा, Fe किस चीज का होता है, किस चीज का एलिमेंट को हम Fe से डिनोट करते हैं, तो आयरन का करते हैं, सही बात है। तो क्या आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है, पहला स्टेटमेंट सही है कि नहीं, हम देखिए एक एक करके चेक करेंगे। स्टेटमेंट वाला जो क्वेश्चन होता है इसको हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके चेक करते हैं, पहला सही है कि गलत है, पहले ये पता करेंगे। आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, हम पहले भी आज भी ऑक्सीडाइज के बारे में आपको बता चुके हैं पहले, तो हम उसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं। आप देखिए क्या आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है, हाँ हो रहा है, क्योंकि आयरन में ऑक्सीजन यहां मिल रहा है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है। वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, क्या वाटर रिड्यूस हो रहा है, देखिए वाटर में H2O था, O था और O लगा हुआ था और इधर जाके O हट गया उससे, तो वाटर तो रिड्यूस हो गया, यानी ऑप्शन 2 भी सही है। अच्छा, ऑप्शन 3 देखिए, वाटर एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, वाटर क्या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, क्या वाटर Fe को रिड्यूस कर रहा है, नहीं कर रहा है, वाटर तो Fe को ऑक्सीडाइज कर रहा है ना। एजेंट का मतलब क्या होता है, जो करने में मदद करे, एजेंट का मतलब करने में मदद करे, यहां भी गांव में भी होता है एजेंट होता है, बैंक का एजेंट होता है, तो एजेंट क्या करता है, किसी काम को करने में मदद करता है, एजेंट का काम वही है। तो रिड्यूसिंग एजेंट का जब हम बात, जैसे कि बोलचाल के गांव में क्या कर रहा है, एजेंट का काम क्या हो रहा है कि बैंक और ग्राहक के बीच का जो दूरी है उसको बांटने का काम करता है एजेंट, यानी कि ग्राहक से पैसा लेके बैंक तक पहुंचा देने का काम होता है एजेंट का बेसिकली। तो जब हम यहां पर बात करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब रिड्यूस करने में मदद करता है, तो क्या रिड्यूस करने में मदद कर रहा है, आप देखिए Fe को ऑक्सीडाइज किया जा रहा है, Fe इधर जाके ऑक्सीडाइज हो गया, Fe को ऑक्सीडाइज कर रहा है, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। और जैसे ऑप्शन 3 गलत होता है तो ऑप्शन 4 सही हो जाता है, वाटर एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी ऑप्शन 1 ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 इसका क्या है, सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, 1 2 और 4। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल आपको क्या बता रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इसमें से कौन सा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है या प्रक्रम है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो अब आपको समझना पड़ेगा, एक एक उदाहरण को फिर पढ़ेंगे क्योंकि ये भी स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। देखिए स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन से क्या होता है कि हम पूरे कंसेप्ट को समझ पाने में हमको आसानी होता है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके समझते हैं क्या बोला जाएगा। सबसे पहला देखिए जो आपका उदाहरण दिया हुआ है, सबसे पहला चलिए हम नीचे से चलते हैं। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, कैम्फर मतलब क्या होता है, कपूर। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है, पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, जो कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाता है उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। तो कपूर सब्लिमेट कर गया तो क्या वहां पर एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। अच्छा, आपको ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस वैसा प्रोसेस होता है जिसमें कि हीट रिलीज होता है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस वैसा प्रोसेस जिसमें कि हीट रिलीज हो, उष्मा रिलीज हो, यानी कि गांव की बोलचाल के भाषा में बोले तो जो डिब्बा में रिएक्शन कर रहा है वो बर्तन गर्म हो जाए। ठीक है, यही समझ लीजिए, तो गर्म हो गया मतलब हीट रिलीज हो गया, हीट निकला उसके बाहर, उष्मा बाहर निकला। तो यहां पर आपको बोल रहा है निम्न में से कौन सा प्रक्रम उष्माक्षेपी है, किससे उष्मा निकलता है। तो सबसे नीचे वाला हम देखें तो कैम्फर को आप कपूर को रख दीजिए बाहर हवा में, तो कपूर क्या होगा, उड़ जाएगा, डायरेक्ट सॉलिड से गैस बन जाएगा, लेकिन हीट उठ तो कहीं नहीं निकला, उष्मा तो कहीं नहीं निकला, तो ऑप्शन 4 नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन 4 नहीं होगा। अच्छा, ऑप्शन 3 में देखिए क्या बोल रहा है, इवोपरेशन ऑफ वाटर। तो अब देखिए इवोपरेशन ऑफ वाटर, जल का वाष्पीकरण, तो जल का वाष्पीकरण तो ठीक है हो रहा है, पानी को हम नीचे से गर्म कर रहे हैं, लेकिन जल का वाष्पीकरण होना, वाटर का इवोपरेट करना क्या केमिकल रिएक्शन है, हम अभी तुरंत बात किए थे अभी पहले सवाल में।
कि किसी भी चीज के जब तक फॉर्मूला में बदलाव नहीं आएगा तो आप उसको कैसे केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं। तो पानी को गर्म किया तभी तो वो H2O ही रहा, रिएक्शन हुआ ही नहीं तो एक्सोथर्मिक का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो ऑप्शन 3 भी नहीं होगा। अच्छा, ऑप्शन 2 डाइल्यूशन ऑफ एसिड, इसका मतलब क्या है, एक बर्तन है, ठीक है, उसमें एसिड भरा हुआ है, एक बर्तन है उसमें क्या है, एसिड भरा हुआ है, और आप उसमें पानी डाल दीजिए, ठीक है, आप उसमें क्या कीजिए, पानी डाल दीजिए। तो अगर ऐसा हम करते हैं तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है, बीकर ब्लास्ट करने की संभावना भी इसमें बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो आप बोलिएगा कि तो एसिड और पानी का मिक्सचर कैसे बनाया जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, पानी में एसिड मिलाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, हम लोग जब एसिड और पानी को मिलाना होता है तो एक बर्तन में पहले पानी भर लेते हैं और उसके अंदर एसिड डालते हैं धीरे धीरे, ठीक है, उल्टा नहीं करते इन्हें कि पहले एसिड भर दिए उसके अंदर पानी नहीं डालते हैं। अगर ऐसा करेंगे, डाइल्यूशन करेंगे, तो हीट तो रिलीज होगा, चाहे आप एसिड में पानी डालिए चाहे पानी में एसिड डालिए, हीट तो रिलीज होगा ही होगा, ठीक है, हीट रिलीज होगा। और अगर कभी ज्यादा हीट रिलीज हो गया तो आपका जिस बीकर में आप ये रिएक्शन को करवा रहे हो वो बीकर आवाज कर जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा, इससे आपको नुकसान भी हो सकता है। अगर आसपास आप वहां पर खड़ा रहिएगा तो मुंह का चुरा जाएगा, शीशा उसा जहां तहां जाके लग सकता है आपको, इसलिए थोड़ा सा संभल के सब काम करना होता है, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि ऑप्शन 2 मेरा क्या है, सही है, क्योंकि यहाँ पर एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है। अच्छा, एक नंबर में रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम। अब बताइए, चूना को पानी में डाल दीजिएगा, ये तो सबसे कॉमन एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, हर आदमी के घर में होता ही होता है। जो भी घर बनाया है, पेंट करवाता है, रंगता है, उसको चूना से रंगता है, चूना बाजार से खरीद के लाता है, पानी में डालता है, गर्म हो जाता है। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल हो जाएगा, एक्सोथर्मिक का। नहीं, 1 और 3 इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। और 1 और 3 मेरा किस, सॉरी 1 और 2, 1 और 2, 3 नहीं, 3 और 4 तो नहीं होगा, 1 और 2, 1 और 2 यानी ऑप्शन नंबर 1 मेरा इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम और डाइल्यूशन ऑफ एसिड इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ आते हैं। तो हमारा अगला सवाल क्या है, हिंदी वालों से मैं थोड़ा माफी मांगूंगा क्योंकि मैं ये सवाल हिंदी में नहीं टाइप कर सका क्योंकि स्पेस नहीं मिल पा रहा था, लेकिन फिर भी मैं इस सवाल को आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, आप समझने का प्रयास कीजिए, आपको समझ में आएगा। क्या बोला जा रहा है, 3 बीकर लेवल्ड ABC each containing 25 ml ऑफ वाटर। 3 बीकर है जिसमें एक का नाम है A, एक का नाम है B, एक का नाम है C, तीनों में 25 ml 25 ml 25 ml वाटर रखा हुआ है। स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH एंड हाइड्रस कॉपर सल्फेट एंड NaCl, यानी कि एक बीकर में वेयर एडेड टू बीकर्स ABC रिस्पेक्टिवली, यानी बीकर A में NaOH डाला गया, बीकर बी में CuSO4 डाला गया और बीकर सी में क्या डाला गया, NaCl डाला गया, वेयर एडेड टू, हाँ ठीक है, मिला दिया गया। It was observed that there was an increase in temperature of the solution containing beaker A and B। बीकर A और बीकर B का जो सॉल्यूशन था उसका टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, बीकर A और बीकर B का, ठीक है। वेयर इन केस ऑफ बीकर C द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन फॉल, और बीकर C में क्या हुआ, टेम्परेचर कम गया, ठीक है, यानी A और B में क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ गया मतलब हीट रिलीज हो गया, और बीकर C में क्या हुआ, टेम्परेचर कम गया मतलब हीट एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। उस पर आगे बात करते हैं। Which of the following statement is correct, कौन सा स्टेटमेंट इसमें क्या है, करेक्ट है। तो यहां पर आप समझिए करेक्ट पूछा जा रहा है, ए और बी में क्या हुआ, हीट रिलीज हुआ है। देखिए आप सेंटेंस को पकड़िए, ए और बी में क्या हुआ है, इंक्रीज इन टेम्परेचर हुआ है मतलब हीट रिलीज हुआ है। तो ए और बी मेरा कैसा रिएक्शन है, ए और बी में एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए में देखिए, इन बीकर ए एंड बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज ऑकर्ड, यानी ए और बी में एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ है। ऑप्शन ए क्या है, सही है। चलिए ऑप्शन बी में बोल रहा है इन बीकर ए एंड बी हैज एंडोथर्मिक प्रोसेस होकर, ये तो गलत बात है भाई, जब एक्सोथर्मिक हो रहा है तो एंडोथर्मिक थोड़ा होगा, दोनों में से कोई एक होना होगा। बीकर सी हैज एक्सोथर्मिक प्रोसेस होकर, बीकर सी में एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है, बीकर सी में क्या हो रहा है, बीकर सी में हीट रिलीज नहीं हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, यानी कि टेम्परेचर कम रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम रहा है। तो टेम्परेचर जब कम रहा है तो एक्सोथर्मिक नहीं होगा, जब हीट गर्म होता है तब एक्सोथर्मिक होता है। तो ऑप्शन डी में क्या है, बीकर सी में एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रहा है मतलब वो ठंडा हो रहा है, ठीक है। तो इसका 1 और 4 इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, द डाइल्यूट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन वाज ग्रेजुअली एडेड टू द बीकर। चलिए इस सवाल को समझिए, इसको हिंदी में भी लिखे हुए हैं हम। तो डाइल्यूट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो था उसको ऐड किया गया, बीकर में डाला गया, एसिडिफाइड पोटासियम परमैंगनेट, ठीक है, परमैंगनेट सिर्फ लिखा हुआ है यहाँ पे। तो हम उसके अंदर क्या किए,
पोटासियम परमैंगनेट को जो है डाले, या परमैंगनेट ही पढ़िए, उसको हम क्या किए, डाले। तो जो लाइट कलर का जो पर्पल था, मतलब कि जो लाइट पर्पल कलर जो था वो सॉल्यूशन का क्या हो गया, फेड हो गया। मतलब उसका असर जो पर्पल कलर का, जो लाइट पर्पल कलर का फेरस सल्फेट था, उसका कलर क्या हो गया, धुंधला पड़ने लगा, ठीक है, विलुप्त होने लगा, फेड होने लगा। एंड फाइनली डिसेपियर, और धीरे धीरे वो जो कलर था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। तो एक्सप्लेन कीजिए आप अपने आंसर को इस ऑब्जर्वेशन के आधार पे कि जो आपको दिखा कि आप कॉपर फेरस सल्फेट को आप सॉल्यूशन में डाले, उसके बाद उसका जो कलर था पर्पल कलर वो धीरे धीरे धुंधला हुआ और फिर खत्म हो गया, ऐसा क्यों हुआ, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप यहां पर 2-3 चीज समझ के चलिए। क्या समझ के चलना है कि जो FeSO4 होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, सॉरी वो KMnO4 जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, KMnO4 जो होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और तो KMnO4 क्या कर देता है, FeSO4 को ऑक्सीडाइज कर देता है, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, FeSO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह नहीं काम करता है, ये आपको हमेशा याद रखना है। KMnO4 पोटासियम परमैंगनेट इसको बोलते हैं, ये हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, यानी दूसरे चीज को ऑक्सीडाइज करता है। और जब वो ऑक्सीडाइज हो जाता है तो उसका क्या हो जाता है, कलर चेंज हो सकता है, रिएक्शन के बाद कलर चेंज, स्टेट चेंज, ये सब होते रहता है। तो पोटासियम परमैंगनेट एक तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करने में मदद करता है। ठीक है, हिंदी का भी यही सवाल है, वही सवाल है और फिर वही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, KMnO4 ऑक्सीकारक है और FeSO4 ऑक्सीकृत हो रहा है। जब ये ऑक्सीकारक है, यानी जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये तो ऑक्सीडाइज होगा ही होगा। ठीक है, चलिए, तो आज हम लोग क्या किए, यहां तक के सवालों को डिस्कस किए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हाँ ये सवाल समझ में नहीं आया, तो हम उसको अगले वीडियो में कभी फिर डिस्कस करके उसको भी सुलझाने का प्रयास करेंगे। किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जो भी इस बार क्लास 10 का एग्जाम दे रहा हो, चाहे वो हिंदुस्तान के किसी भी बोर्ड से एग्जाम दे रहा हो, बिहार बोर्ड से हो, CBSE से हो, किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, हिमाचल प्रदेश बोर्ड से हो, या किसी भी केरल बोर्ड से, तमिलनाडु बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से हो, जो इस बार 10 का एग्जाम दे रहा है उसे ये वीडियो देखना चाहिए, सीरीज को देखना चाहिए। आपके लिए विशेष तौर पर इस सीरीज को तैयार किया गया है। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।